हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार अपना शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है बच्चों, और इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इसके क्रम से लेक्चर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो अभी तक आपने यदि प्लेलिस्ट में क्रम से नहीं देखा है, यदि आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो एक अलग से प्लेलिस्ट बन गया है 24 का, आप लोग देख सकते हैं। इसके पहले हमने जो भी वीडियो लेक्चर कराया बच्चों, उसमें एकदम सीक्वेंस से रहता है। एक टॉपिक, एक क्वेश्चन को हम एक लेक्चर में कराते हैं और पूरा विधिवत नोट्स आप बना सकते हैं। और जैसा आज भी मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें समांतर क्रम संयोजन है, इसका भी आप प्रॉपर रूप से नोट्स बना सकते हैं बच्चों। तो बस हमेशा यही कहता हूं कि आप पढ़ाई के साथ साथ नोट्स तैयार करते चलें। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आप लोगों का आज रहेगा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या डिफरेंस है और ऐसा क्यों किया जाता है, ये सब कुछ जरूरी है जानना। जैसे मान लीजिए किसी परिपथ का हमको प्रतिरोध कम करना है, किसी परिपथ का हमको प्रतिरोध कम करना है, तो उसके समांतर क्रम में कोई अन्य चालक तार जोड़ दिया जाए, ठीक है, या प्रतिरोध जोड़ दें। प्रतिरोध एक चालक तार ही है। लोगों के मन में एक कंफ्यूजन पैदा होता है, यानी क्रिएट हो जाता है कि ये प्रतिरोध है क्या। एक चालक तार है जो कि धारा के मार्ग में अवरोध डाल सके, जितना एक्चुअल में धारा बहे उसको बहने से रोक सके। पानी के बहाव में एक छोटा सा पत्थर डाल दो, वहां पर पानी का बहाव थोड़ा सा अवरुद्ध हो जाएगा। आप जैसे नली में, किसी भी नाली में पानी बह रहा है या नदी में पानी बह रहा है, आप वहां पर एक छोटा सा पत्थर डाल दो, थोड़ा सा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो धारा में प्रवाह डालेगा। साइकिल से आप गति कर रहे हैं, रास्ते पे कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो आपके मन में थोड़ा सा फील होगा, साइकिल स्लो करोगे। यही कंडीशन होता है धारा में भी। यानी जिस प्रकार से हम चालक में कोई धारा प्रवाहित करते हैं, सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो धारा बहती है, और उस चालक के द्वारा जो अवरोध डाला जाता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो मान लीजिए किसी परिपथ का प्रतिरोध कम करना हो, तो हम उसके समांतर क्रम में अन्य चालक तार जोड़ दे देते हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन कहला जाता है। इसी प्रकार जैसे जब श्रेणी क्रम हमने पढ़ाया था, इसके पहले लेक्चर में हमने श्रेणी क्रम ही कराया था बच्चों। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि हमारे पास जैसे कई चालक तार हैं और उनको यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी किसी भी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाना हो ताकि कम धारा मिल सके, तो फिर हमें श्रेणी क्रम संयोजन करना पड़ता है। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर तीन प्रतिरोध है बच्चों, R1, R2 और R3 हैं। तीन प्रतिरोध हैं। तीनों प्रतिरोधों के यदि समांतर क्रम में हमने जोड़ा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक निश्चित बिंदु से जोड़ देते हैं, एक निश्चित बिंदु से, और दूसरे सिरे को भी हम एक निश्चित बिंदु से जोड़ देते हैं। और फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच एक हमने सेल लगा दिया है, कुंजी के माध्यम से जोड़ दिया है, ताकि हम इसमें धारा बहा सके। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ पाएंगे बच्चों। जैसा कि आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, इसमें आप लोग थोड़ा देखिएगा कि हमने कहा कि R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं। कितने प्रतिरोध? तीन प्रतिरोध हैं। इसको हमने समांतर क्रम में जोड़ा है, लेकिन समांतर क्रम में दो बिंदुओं के बीच, A और B के बीच। इसको हमने जोड़ा कैसे है कि जितने भी प्रतिरोध हैं उनके पहले सिरे को एक निश्चित बिंदु से अटैच कर दिया है, और जितने भी हमारे पास प्रतिरोध है उनके दूसरे सिरे को एक दूसरे बिंदु से अटैच कर दिया है, और दोनों बिंदुओं के बीच एक हमने सेल जोड़ दिया है बच्चों, ठीक है। अब हम एक बार फिर से अच्छे से डायग्राम में फोकस करते हैं। और भाई ये सब चीज बताना जरूरी है, एग्जाम में कितना लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आप लोग समय देंगे तब बच्चों, क्योंकि यार ये चीज हम जितना अभी 4 मिनट आप वीडियो देख चुके हैं उतने में कंप्लीट कर देते, लेकिन हम चाहते हैं कि भले ही 8 मिनट लग जाए लेकिन प्रॉपर रूप से तैयारी हो, रट्टाफिकेशन ना होना चाहिए। तो हमने प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक निश्चित बिंदु से और दूसरे सिरे को एक दूसरे बिंदु से संयोजित करते हैं, और अंत में दोनों सिरों को हम किसी परिपथ में जोड़ देते हैं, जैसा कि यहां पर एक सेल के साथ जोड़ा गया है। हमें जिस परिपथ में भैया जरूरत हो कि हमें प्रतिरोध कम करना है, जिस परिपथ में हमें प्रतिरोध कम करना हो, तो फिर क्या करना है, इस पूरे प्रतिरोधों को जोड़ करके समांतर क्रम में किसी परिपथ के साथ जोड़ दे देते हैं। अब यहां पर लिखना कैसे बच्चों? अब ये चीज तो जो हमने बताया वो नहीं लिखना है, पूरा माना मानकर चलना है कि माना हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3, ठीक है। इनमें धारा अलग अलग बहेगा बच्चों। जब हम यहां पर सिरों में विभवांतर लगाएंगे, जैसे इसमें जो धारा बहेगा वो I1 होगा, ठीक है,
जो इसमें धारा बहेगा वो I2 होगा बच्चों, और जो इसमें धारा बह रहा है वो I3। तीनों में अलग अलग धारा बहता है, ठीक है। तो यहां पर आप थोड़ा सा माना लिखोगे, जैसे मैं यहां पर थोड़ा सा आपको समझाता हूं कैसे लिखना बच्चों, कि माना मेरे पास 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3 हैं, जो कि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं बच्चों। R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध हैं जो कि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अब यहां पर देखो, प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा बिंदु A से और दूसरा सिरा बिंदु B से जोड़ा गया है, और A और B के बीच एक हमने सेल जोड़ दिया है, जिससे इस परिपथ में धारा I बह रहा है। धारा I बह रहा है, लेकिन जैसे ही हमने बिंदु A पर धारा बहाया तो ये धारा 3 भागों में बंट जाती है। धारा बंटने के पीछे रीजन क्या है बच्चों, थोड़ा सा मैं यहां पे एक शॉर्टकट में आपसे चर्चा करता हूं। जैसे कि यहां से मान लीजिए एक नदी बह रहा है, एक छोटा सा नाला है जिसमें से पानी चल रहा है। इसको आगे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक इधर चला गया, ठीक है, एक आपका मान लो इधर आ गया, और एक आपका इधर चला गया। अब हो सकता है इसमें कुछ अधिक पानी हो, इसमें कुछ कम हो, इसमें और कम हो। तो जब ये धारा बढ़ता है तो इनकी धारा का मान अलग अलग हो गया। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पानी यहां से आ रहा था बच्चों, सही है कि नहीं, और जैसे यहां पर पहुंचा तो इसको 3 रास्ते मिल गए। तो कुछ पानी इधर चला गया, कुछ पानी इधर चला गया, कुछ पानी इधर चला गया, ठीक है, कुछ पानी इधर, कुछ पानी इधर, कुछ पानी इधर। इसलिए धारा का मान अलग, इसका अलग, इसका अलग। ये किस क्रम की बात हो गई, ये देखो बट गया ना, समांतर क्रम में धारा अलग हो गया। लेकिन वहीं पे यदि श्रेणी क्रम में होता है तो श्रेणी क्रम में ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि ये हमारा भाई श्रेणी क्रम में क्या होता है, लगातार एक नली यहां पर मिला, ठीक है, एक यहां पर मिला, एक यहां पर मिला। पानी बह रहा तो हर जगह से पानी बह के जाएगा। एक व्यक्ति यहां नहाए, चाहे यहां नहाए, चाहे यहां नहाए, उसको सेम पानी मिलने वाला है। अभी इसमें क्या था, यदि व्यक्ति अलग अलग जगह पर नहाने की कोशिश करता है तो पानी अलग अलग मिलती, लेकिन यहाँ पे नहाएगा तो भी वही पानी मिलेगा, यहाँ पर नहाएगा वही पानी है। इसलिए जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है बच्चों तो ये धारा का मान नहीं बदलता, लेकिन ये जब समांतर क्रम संयोजन की बात आ जाती है तो धारा का मान बदल जाता है। यह चीज जानना जरूरी है भाई, ठीक है। अब जैसे यहां पर हमारा ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध एक निश्चित बिंदु से है, तो यहां पर एक बिंदु और यहां पर बिंदु, ठीक है, 2 ही बिंदु के बीच विभवांतर, तो सबका विभवांतर समान होगा। चाहे R1 का विभवांतर कहूं, चाहे R2 का विभवांतर कहूं, चाहे R3 का विभवांतर कहूं, इनका विभवांतर सबका समान होगा, क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच में आवेश को ले जाने में, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को हम ले जा रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है वही उसका विभवांतर होता है बच्चों। तो बिंदु A और बीच के बीच यदि हम बोले कि A और B है, इन दोनों के बीच विभवांतर भी है, तो आप कह सकते हो कि भी ही होगा, दूसरा विभवांतर नहीं हो सकता। अभी हमने श्रेणी क्रम में समझाया था कि अलग अलग विभवांतर, क्योंकि भाई इसमें अलग से हमने धारा बहा है, इसमें अलग धारा बहा है, तो भाई आवेश थोड़ा सा कहीं पे अधिक हो गया, कहीं पे कम, वो चीजें होती हैं। लेकिन ये 2 बिंदु फिक्स यहां पर हैं इस क्रम में, ठीक है भाई। श्रेणी क्रम में क्या होता था कि धारा बहा रहे हैं, एक पहला अवरोध डाला, आगे जाते भाई धारा कम हो गया, फिर थोड़ा अवरोध डाला, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश जहां कम बहा तो वहां विभव का मान या विभवांतर कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। लेकिन यहां पर विभवांतर फिक्स है, क्योंकि 2 बिंदु फिक्स है, और 2 बिंदुओं A से B तक आवेश गया, तो वही जितना कार्य करना पड़ा वो उसका विभवांतर है। तो हमने जो समझाया बच्चों, थोड़ा सा यहां पर आप लोग लिखेंगे, जैसे जैसे हमने बोला वही चीज लिखना आपको, कि R1, R2, R3 3 प्रतिरोध है, समांतर क्रम जोड़े गए हैं बच्चों। प्रत्येक सिरा का एक बिंदु A से और दूसरे B से जुड़ा गया है, और A और B के बीच एक हमने सेल जोड़ दिया जिससे I धारा बह रहा है। जैसे हमने I बहाया धारा, वो 3 भागों में बट गया, I1, I2 और I3। यही चीज तो मैंने बोला, और कुछ है ही नहीं। तब कुल धारा कितनी हो गई, जब भाई ये धारा बटा है तो कुल हमने धारा दिया था I, कुल हमने धारा दिया था I, जब वो 3 भागों में बट गया मतलब ये तीनों के योग के बराबर होगा, I1, I2 और I3। ये चीज यहां पर है कि हमने जैसे ही ये पर धारा लगाया भैया तो 3 भागों में बट गया। R1 में I1 धारा, R2 में I2 धारा, और R3 में I3 धारा बह रही है। तब टोटल जो धारा है I1, I2 और I3 है। अब हमारे ओम साहब आए। ओम का नियम तो सबको पता है भाई, थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग। A और B के बीच विभवांतर भी है, सबको पता है। ओम साहब क्या है कि चालक के सिरों के बीच यदि हम विभवांतर लगाते हैं तो उसमें धारा बहती है,
और वो जो धारा का मान है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। ये हमारे ओम साहब आए, बोले भैया ये चीज होता है, ध्यान रखो कि चालक के सिरों पर जैसे विभवांतर लगाते तो धारा बहती है, तो भी समानुपाती आई है, समानुपाती हटता तो बच्चों आर नियतांक लग जाता है। और यहां से यदि हम आई का मान निकालना चाहे तो कहोगे भी बटा आर हो जाता है। अच्छा, तब हम आपसे कह देंगे भाई कि I1 कितना होगा, धारा अलग अलग है, तो बोलोगे सर भी बटा R1, भी तो समान है। ओके सर I2 कितना होगा, तो कहोगे भी बटा R2 होगा सर। अच्छा I3 कितना होगा, भी बटा R3 हो जाएगा सर। ठीक है, तब तो मैं कह दूंगा भाई इसको मैंने समीकरण 1 दिया था, इसमें वैल्यू पुट कर दो यार। बोलो कर दो भैया, मुझे क्या लेना देना है, भी बटा R1 और भी बटा R2 और भी बटा R3। ये तो सर मैंने वैल्यू पुट किया, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ नहीं है। अरे भाई इसमें से कुछ उभयनिष्ठ ले लो तो आपका आई का मान निकल कर आ जाएगा। देखिएगा आई का मान, भी का मान ले लोगे तो कितना आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इसको आप समीकरण 2 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी की जरूरत नहीं है बच्चों। ओम के नियम से हमने आपको बता ही दिया कि भी बराबर I1 बराबर भी बटा R1, I2 बराबर भी बटा R2 और I3 बराबर भी बटा R3 है। बड़े प्यार से कहा, समीकरण 1 में मान रख दिया, I बराबर भी बटा R1, भी बटा R2, भी बटा R3। ये चीज मैंने आपको पहले इसीलिए समझा दिया। आप सभी में से भी कॉमन ले लिया बच्चों, उभयनिष्ठ ले लिया, तो ये मेरे पास एक समीकरण बन चुका है। अब हमने कहा कि भाई ये हमने संयोजन किया है, ये देखो जरा जोड़ा है, हमने जोड़ा है ना, तो मान लीजिए सबका प्रतिरोध तो अलग अलग है, लेकिन कुल का भी प्रतिरोध तो होगा ना भाई। कुल प्रतिरोध कितना है कि भाई जैसे मैं कह रहा हूं कि 5 व्यक्ति हैं, किसी काम को करने जा रहे हैं और टोटल काम भैया मान लीजिए 20 भाग है, तो कोई व्यक्ति 3 भाग काम करता, कोई 10 भाग, कोई 8 भाग, भले अलग अलग काम करे लेकिन टोटल काम भी तो होगा ना, कि वो काम 20 भाग था, 5 ही व्यक्ति गए हैं, तो टोटल काम भी होगा। ऐसे इसमें 3 प्रतिरोध जोड़ा हमने, तीनों का अलग अलग मान होगा, लेकिन टोटल भी तो मान होगा भैया, टोटल मान होगा कि नहीं। हम मान के चलते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसके जो प्रतिरोध की वैल्यू हम मान के चलेंगे, आर तो रहेगा ही, लेकिन इसको हम बोल के चलते हैं बच्चों, सीरीज के लिए हम RS लेते हैं, लेकिन यहां पर RP लेकर चलते हैं। यदि यहां पर जो टोटल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध RP हो, तो I बराबर क्या पढ़ा आपने ओम के नियम से, V बटा R, तो यहां पर RP हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप यहां पे रख दो, तो V बटा RP यदि रखोगे तो यहां V है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बच्चों V से भी काट दो, ये 1/RP बराबर बच्चा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बिल्कुल यार चिंता ना करा करो, स्क्रीनशॉट लेने का पर्याप्त समय देता हूं। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RP हो तो I बराबर V बटा RP। बच्चों इन दोनों समीकरण से तुलना कर दो, I का मान यहां रख दो तो V से भी कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर लिखना है कि जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर है। देखो जरा, RP नहीं व्युत्क्रम है, उल्टा है, अन्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम का योगफल है। तो आप तो लिख ही सकते हो कि जब हम समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। बच्चों प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन चल रहा है, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है उल्टा है, जितने भी प्रतिरोध हैं उनके व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार से आपका ये जो थ्योरम है वो कंप्लीट हुआ बच्चों। यदि इसका नोट्स लेना है प्रॉपर रूप से तो 100 रुपीज चार्ज है, आप लोग ले सकते हैं प्रॉपर रूप से नोट्स। कांटेक्ट करें 9685299149 पर, मात्र 100 रुपीज लगेगा, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिया जाएगा। कांटेक्ट नंबर है बच्चों 9685299149। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।